हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एल्काइल और एराइल कंपाउंड्स पढ़ेंगे ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें भी हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ग्रुप फर्स्ट का कोई मेटल का एग्जांपल लेंगे और ग्रुप सेकंड। तो यहाँ हम लिथियम और इधर हम मैग्नीशियम की ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि एल्काइल ग्रुप अगर किसी मेटल से जुड़ा हुआ है तो वो एल्काइल कंपाउंड हो गया उस पर्टिकुलर मेटल का, जैसे RLI एल्काइल लिथियम और R2Mg। एक फेमस मॉलिक्यूल आप सब लोग जानते हैं RMgX, बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी रिएक्शन से खूब डिटेल से पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस ना करके इसको बनाना से क्या इसमें कोई इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये R क्या है, एल्काइल हो सकता है, या कोई एराइल ग्रुप हो सकता है। जैसे कोई बेंजीन रिंग लिथियम से जुड़ी हुई डायरेक्ट, या कोई एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, एन ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहाँ एल्काइल कंपाउंड जो एराइल जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक। किसे कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक? वे कंपाउंड जिसमें एक मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ी हुई हो, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, मेटल कार्बन बॉन्ड हो। मेटल कार्बन बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेटल यहाँ कार्बन से जुड़ा उस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होती है या कम होनी चाहिए। क्योंकि जनरली मेटल्स की अगर बात करें तो सारी मेटल्स लगभग क्या होती है, हम क्या लिखते हैं मेटल्स के लिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो मेटल्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की होती है उसमें उतने ही आयनिक करेक्टर बढ़ते जाते हैं। पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो कोवेलेंट करेक्टर भी उसके अंदर बढ़ते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्काइल और एराइल कंपाउंड्स के बारे में समझाइए, तो सबसे पहले आपको किसकी डेफिनेशन लिखनी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वे कंपाउंड्स जिनके अंदर मेटल्स और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, जिसमें मेटल कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। यहाँ ऑर्गेनो वर्ड जो लिया गया है वो कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया गया है, कार्बन मेटल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं। डायरेक्ट कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने लिखा कि सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम भी है, कार्बोनेट में कार्बन भी है, लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कार्बन कभी भी सोडियम से नहीं जुड़ता, ऑक्सीजन से जुड़ता है इसमें सोडियम। तो इस तरह का आप ज़रूर ध्यान रखना कि रियल में वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भी या नहीं। तो यहाँ हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की, और उसमें हम क्या लेंगे, लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक या एल्काइल लिथियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैग्नीशियम के,
कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे। देखो RLi, एल्काइल लिथियम इसको कहते हैं। जैसे मैंने RLi लिखा है, उसकी स्ट्रक्चर RLi नहीं होती। अगर मैं कहूँ यहाँ R मिथाइल है तो ये मिथाइल लिथियम कहलाएगा, CH3Li। जनरली मिथाइल लिथियम जो है वो किसकी फॉर्म में मिलता है? टेट्रामर की फॉर्म में मिलता है। याद रखना हमेशा, एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है कि एल्काइल लिथियम की स्ट्रक्चर लिखो या मिथाइल लिथियम की स्ट्रक्चर लिखो, या कह देगा कि मिथाइल लिथियम के टेट्रामर की स्ट्रक्चर लिखो। ये टेट्रामेरिक फॉर्म होता है, 4 लिथियम होते हैं और 4 मैग्नीशियम आयन इसमें जुड़े रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसके प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स को RLi को बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम, चाहे मैग्नीशियम का कार्बधात्विक यौगिक पूछे या लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक पूछे, आपको उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा आपको इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर जो है कि कोवलेंट करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है, वोलेटाइल है, सॉलिड है, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। और उसके बाद में आपको उसके एप्लीकेशंस या केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशंस लिख सकते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में स्ट्रक्चर, अगर उसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसकी अलग बात है, लेकिन अगर उसकी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है तो आप उसको एक्सप्लेन करना चाहो तो स्ट्रक्चर को आप पहले भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज के तुरंत बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, चाहे मैग्नीशियम का हो चाहे लिथियम का हो, आपको पहले उसको बनाने के मेथड्स बताने हैं, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इस RLi से हम और कौन कौन से रिएक्शंस करवा सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप को कौन कौन से ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसकी केमिकल रिएक्शंस। और प्रॉपर्टीज में इसकी रिएक्टिविटी के बारे में, उसके कलर, सॉलिड है, वोलेटाइल है, कौन सी उसकी नेचर होती है, आयनिक होती है या कोवलेंट होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले RLi को बनाने की विधियाँ क्या हो सकती हैं? जनरली अपन फेमस 2 विधियाँ हैं, इसकी 2 विधियाँ हैं, बहुत सारे मेथड, 2 ही पढ़ेंगे। एक तो डायरेक्ट रिएक्शन विद डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन लिथियम एंड हैलाइड। तो कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? लिथियम से। जैसे लिथियम की रिएक्शन हम करवा रहे हैं RCl से, एल्काइल क्लोराइड से, और क्या बनेगा? एक तो LiCl बन जाएगा, RLi बना और LiCl बना, ये 2 बनते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, 2 लिथियम। तो यहाँ हमें जो कंपाउंड बनाना था वो बना है कि नहीं बना? एल्काइल लिथियम। पहला मेथड आपका डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन लिथियम मेटल एंड एल्काइल हैलाइड, आपको यहाँ लिखना है आगे। डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन लिथियम मेटल एंड एल्काइल हैलाइड, X भी लिख सकते हैं क्लोरीन की जगह। और दूसरा मेथड जो आपका है एक्सचेंज मेथड।
उस एक्सचेंज मेथड में क्या करना है, एक कोई RLi आपके पास है, उसी एल्काइल लिथियम से RLi से दूसरा एल्काइल लिथियम आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ग्रुप का। कैसे? जैसे मैंने ले लिया N-ब्यूटाइल लिथियम, N-ब्यूटाइल क्या होता है, सिंपल नॉर्मल ब्यूटाइल, ये है N-ब्यूटाइल, CH3 CH2 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 Li, 4 कार्बन हो गए। इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं आयोडोबेंजीन के साथ में, ट्रांसफर होगा ग्रुप्स का, आयोडाइड इधर, तो आपका क्या बना है LiAr प्लस N-ब्यूटाइल आयोडाइड। तो यहां देखना, ये क्या था, एल्काइल लिथियम, और ये बन गया आपका एराइल लिथियम। क्या होता है एराइल लिथियम, यहां Ar क्या है, बेंजीन रिंग, C6H5 भी आप लिख सकते हैं, और फिनाइल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एल्काइल लिथियम से क्या बना रहे हैं, एराइल लिथियम, तो एराइल लिथियम वाला टॉपिक भी हमारे इसी के अंदर कंसिडर हो गया। तो उसको बनाने की ये 2 मेथड्स हो गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में इसकी नेचर हम डिस्कस करेंगे कि जो RLi कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ये कौन सी नेचर का है, आयनिक नेचर है या कोवलेंट नेचर है या दोनों है। ध्यान देना, लिथियम है, लिथियम नीचे क्या आएगा, सोडियम, जो भी ग्रुप आते जाएंगे उनकी नेचर आयनिक होती जाती है, टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो आयनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं इसमें 43% आयोनिक कैरेक्टर है, और रिमेनिंग कौन से रह गए इसमें, कोवलेंट कैरेक्टर। लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस हिसाब से ये आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इसकी पोलराइजिंग पावर बताया था मैंने, छोटी साइज है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर, साझा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसमें इंक्रीज, सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं। तो इसमें दोनों नेचर होती है, कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होते हैं। इस कंपाउंड का अगर हम आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ R किसकी फॉर्म में रिएक्शन करता है, R- की फॉर्म में। लिथियम के मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, कुछ कौन कौन से लिथियम ऑर्गेनोलिथियम सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते या स्टेबल नहीं होते। स्टेबल कौन कौन से, एक तो अभी बनाया था अपन ने N-ब्यूटाइल लिथियम स्टेबल होता है, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम भी स्टेबल होता है, और एक बताया था आपको मिथाइल लिथियम। जनरली लिथियम के ये कंपाउंड ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल नहीं होते। लिथियम के कंपाउंड को फ्रिज में आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने लंबे समय तक इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो आपके पास है ये डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे। वोलेटाइल नेचर के होते हैं, आप इसको छोड़ दे, खुला छोड़ देंगे तो इवोपरेट हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हाँ, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं तो सॉलिड नेचर बढ़ते हैं, वोलेटाइल नेचर कम होती जाती है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है तो वोलेटाइल नेचर इसकी ज़्यादा होती है, वाष्पशील कंपाउंड होते हैं इसके। तो इनको फ्रिज में स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, लिक्विड फॉर्म में जनरली मिलते हैं कई। तो यही कॉम्प्लेक्स N-ब्यूटाइल लिथियम, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम और मिथाइल लिथियम, ये कॉम्प्लेक्स इसके जनरली स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा वेल नोन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एग्जाम में आपसे एल्काइल लिथियम की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, इसलिए स्ट्रक्चर को ज़्यादा ढंग से पढ़ना। हम तो RLi की स्ट्रक्चर हम कैसे पढ़ेंगे,
और स्ट्रक्चर भी हम किसकी पढ़ेंगे, मिथाइल लिथियम, इसे मिथाइल लिथियम कहा जाता है। किसकी फॉर्म में होता है ये, टेट्रामर, अलग अलग सॉल्वेंट में होता है। तो टेट्रामर हो सकता है, हेक्सामर भी मिलता है कई जगह। तो जनरली टेट्रामर इसका फेमस है। टेट्रामर टेट्रामेरिक फॉर्म होता है, चतुष्क रूप में मिलता है, 4 लिथियम होते हैं, 4 मिथाइल ग्रुप होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर बात करें तो एक इसकी स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक टेट्राहेड्रॉन। अब ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जानते ही हैं। और टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, क्यूब। और क्यूब आप जानते ही हैं, एक क्यूब यहाँ मैं बना रहा हूँ, तो ये आप नोट करते जाना। इस मिथाइल लिथियम की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रॉन की तरह होती है। इसमें क्या होता है, पहले मैं क्यूब बना देता हूँ एक, और उस क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होंगे, 8। इस क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होंगे और उनके 4 कॉर्नर के ऊपर लिथियम होता है। तो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स के 8 कोने हैं, उन 8 कोनों में से 4 कोनों पर लिथियम होता है। और एक चीज़ नोटिस करना कि लिथियम कंटिन्यू नहीं होता, एक कोना छोड़कर एक लिथियम आ गया, फिर दूसरा कोना खाली है, फिर लिथियम, फिर कोना खाली, फिर लिथियम। कोई भी 2 लिथियम लगातार नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपको क्या लिखना है इसमें कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन की तरह होती है और उसके टेट्राहेड्रॉन के अंदर 4 लिथियम 4 कोनों पर व्यवस्थित होते हैं और इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, अल्टरनेट कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं, एकांतरित। लिथियम हो गया, नेक्स्ट कॉर्नर पे नहीं है, नेक्स्ट पे होगा, कोई भी 2 लिथियम कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान देना, जो चीज़ मॉडल से समझ में आता है, मॉडल लाना मैं भूल गया, कभी याद आएगा तो मैं, या क्लासेस में आप आओगे तो उसको मॉडल से डिस्कस करेंगे, याद दिला देना मुझे। ये सर एक टॉपिक है आपका, मॉडल से समझाओ, समझ में नहीं आया तो बोल देना। आपको 3 लिथियम आपको दिख रहे हैं, एक बॉक्स मानना, उस बॉक्स का एक कोना ही खाली है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मिथाइल आएगा, कहने का मतलब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो इन 3 लिथियम और एक मिथाइल को मैं साइड में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। अब मैं 3 लिथियम ले रहा हूँ, आपको 3 लिथियम इस तरह से दिख रहे होंगे, दूसरा और ये तीसरा लिथियम, यही है। इन तीनों लिथियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप होता है CH3। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि प्रत्येक लिथियम एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग के लिए प्रोवाइड करता है और कार्बन इनके साथ ओवरलैप इस तरह से करता है। यहाँ आपको लिख रहा होगा कि यहाँ कार्बन जो है 3 लिथियम के साथ में सेतु ब्रिज का काम कर रहा है, ध्यान देना। और यहाँ इस कार्बन के जो ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी आपको नोटिस करना है। तो अगर मैं कहूँ, अगर इन 3 लिथियम को आपस में मिलाने की कोशिश करूँ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई हो, चतुष्क फलकीय स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी। यहाँ आपका मिथाइल आ जाएगा, ऑर्बिटल व्यू आप एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। हाँ ध्यान देना, आपको लग रहा है ये बॉन्ड छोटा है, ये बड़ा है, ये लिथियम इस दीवार के अंदर की तरफ है, तो आपको ये बॉन्ड छोटा दिख रहा होगा। सभी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, ध्यान देना, किसी भी लिथियम कार्बन के बीच की बॉन्ड हो सारी बराबर डिस्टेंस की होती है। मेटल और कार्बन के बीच में जितनी बॉन्ड आते हैं वो सारे इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। तो आपको देख के लग रहा है ये बड़ी डिस्टेंस है, ये कम है, नहीं, तीनों बराबर होती है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो ये इनका ओवरलैपिंग डायग्राम भी हमने बना दिया, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी बना दिया आपने। तो हर एक अल्टरनेट कॉर्नर पर आपको मिथाइल ग्रुप बना देना है।
तो ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी हुई, मिथाइल लिथियम के टेट्रामर की स्ट्रक्चर होगी। और इसके टेट्राहेड्रल व्यू को आपको इस तरह से शो करना है, इसके ऑर्बिटल इंटरेक्शन को आपको बताना है, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मिथाइल। हाँ, एक चीज़ और इसमें अगर आप देखें तो अकेला कार्बन इन तीनों लिथियम से जुड़ा हुआ, कितने सेंटर हो गए, एक लिथियम, दो लिथियम, तीन लिथियम और एक कार्बन, हाइड्रोजन तो आउटसाइड, उसको तो छोड़ दो। तो डायरेक्ट बॉन्ड जो अपन बना रहे हैं कितने सेंटर के बीच में, 4 सेंटर है, 4 सेंटर। 4 सेंटर में से लिथियम कितने हो गए, 3, और एक सेंटर कौन सा हो गया, कार्बन। इन 4 सेंटर के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ध्यान देना कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, उन 4 में से 3 ने तो किसके साथ बंध बना लिया, हाइड्रोजन के साथ में। अब कार्बन अकेले के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 1। इसका मतलब कार्बन इन तीनों से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही साझा करता है, रेजोनेंस होता रहता है, चेंज होते रहते हैं। तो इन 4 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा है, 2। इसलिए इस पूरे लिंकेज को 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहते हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़ा होगा, बनाना बॉन्ड डाइबोरेन में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर में मैंने बहुत कुछ बता दिया, आप शुरू से स्टार्टिंग करते जाना, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, टेट्रामेरिक फॉर्म होती है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होती है, अल्टरनेटिव कॉर्नर पर लिथियम होता है, मिथाइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ होता है, 3 लिथियम में कॉमन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ये आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये लिथियम की स्ट्रक्चर हुई। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही होती है, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेस्ट है, इसकी रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होता है, बाई प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स वाले बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दे पाता है, वो एल्काइल लिथियम दे देता है। इसलिए एल्काइल लिथियम को सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब इसके रिएक्शंस आप जनरली आप देख सकते हैं, आरएलआई की रिएक्शंस, सबसे पहली रिएक्शन विद वाटर के साथ कर दो, अमोनिया के साथ कर दो, कार्बोक्सिल, कोई भी दुनिया का हाइड्रोजन वाला एसिड ले लो, तो वो कंपाउंड जिनके पास एसिडिक H होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वाटर हो, चाहे एसिटिलीन हो, या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिटिक एसिड क्यों ना हो, वो सब RLI के साथ में रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे अगर H2 है तो ये लिख दूंगा, अमोनिया होगा तो ये लिख दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये लिख देंगे, फिनोल है, अल्कोहल है, फिनोल को नीचे लिख दिया, अल्कोहल को ऊपर लिख दिया। इस तरह के कंपाउंड अगर जो भी हैं, एसिटिलीन है, तो ये सब यहाँ हाइड्रोजन जो है ये RLI ले जाता है, और बचा हुआ पार्ट वो किसके साथ जुड़ जाएगा, लिथियम के साथ में। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, LiOH। अमोनिया के साथ करेंगे तो क्या बचेगा, LiNH2। आपकी बुक में अलग अलग रिएक्शंस दे रखी है, एक साथ सारी रिएक्शन याद होगी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद फिनॉल, रिएक्शन विद एसिटिलीन, सभी में बनने वाला प्रोडक्ट RH होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ R ब्यूटाइल है, CH3 CH2 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 Li, क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, N ब्यूटाइल लिथियम। तो बनने वाला आपका ये RH क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये CH2 था, Li चला गया OH के साथ में, और CH2 H के साथ जुड़ गया, CH3 बन गया। क्या बना, एल्केन, और एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो आपको क्या लिखना है कि एल्काइल लिथियम वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, खत्म बात, ठीक है। व्हेन RLI रिएक्ट विद वाटर देन इट गिव्स हाइड्रोकार्बन एज द प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। दूसरा, हमें इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं जाना है, जनरल आपको 2-4 रिएक्शन देनी है, हो सकता है एग्जाम में रिएक्शन आपसे पूछे ही नहीं।
अकार्बनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंपल रिएक्शन और ले सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रिएक्शन देता है वो सब देते हैं। RLI से रिएक्शन कराएंगे तो ये इस पर अटैक करेगा, अल्कोहल बना लेगा। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, क्या बनेगा R R R, और ये O माइनस वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा जल अपघटन के बाद में, एल्कोहल बन गया, टर्सरी एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे प्राइमरी बनेगा, एसिटल्डिहाइड से कराएंगे सेकेंडरी बनेगा, एसीटोन के साथ कराएंगे टर्सरी बनेगा, सिंपल। एस्टर के साथ कराएंगे कीटोन बनेगा, और उसको फर्दर कराएंगे टर्सरी बन जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। और एक रिएक्शन आप और लिख सकते हैं, RLI की रिएक्शन करानी है आपको CO2 से, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, खत्म बात। जल अपघटन तो सब में ही कराना है। H3O+ का मतलब है एसिडिक मीडियम है, चाहो तो H3O+ लिख दो या H+H2 लिख दो, एक ही बात है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। एक आपका रह गया ऑर्गेनोमैग्नीशियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम को डिस्कस करेंगे, डाई एल्काइल मैग्नीशियम और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें कोई इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, उसकी कोई स्ट्रक्चर पर्टिकुलर है भी या नहीं। वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो पता नहीं किस फॉर्म में मिलता है, कंफर्म नहीं कह सकते। जनरली डाइमर बोलते हैं कि डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहना, नोट्स आप बनाते रहना। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आए, कुछ आपके दिमाग में आएगा सर ये समझ में नहीं आया, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आप जब पूरा देख लें तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक हो सकता है मैं डिस्कस कर दूँ। तो आप पढ़ते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।